एग्जांपल साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग के ऊपर फॉर्म होते हैं वो वेव्स, टाइडल वेव्स, वेरी गुड। उसके बाद में आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में? जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं, मतलब है तो भी चलता है, नहीं तो भी चलता है, तो उस केस के वेव को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके एग्जांपल्स ईटीसी, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, फर्स्ट वन डायमेंशनल वेव, मतलब क्या होगा? इफ एनर्जी इज प्रोपागेटिंग इन वन डायरेक्शन, अगर टू डायमेंशनल है तो एनर्जी इज प्रोपागेटिंग इन टू डायरेक्शन, एंड थ्री डायमेंशनल है तो थ्री डायमेंशनल वेव का एग्जांपल साउंड वेव या फिर लाइट वेव, ठीक है। उसके बाद में अगेन बेस्ड ऑन देयर प्रोपागेशन देखा था हमने प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। क्या होता है प्रोग्रेसिव वेव? मतलब ट्रेवल्स कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव वेव। देन आता है स्टेशनरी वेव। क्या है स्टेशनरी वेव? व्हेन टू आइडेंटिकल waves traveling along same path but in the opposite direction forms loop like structure, and ये loop like structure वाला जो वेव होता है उसको हम बोलते हैं एज ए स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव में एनर्जी जो है मीडियम में से प्रोपागेट नहीं होती है, ठीक है। जितने स्पेस में उसको इनक्लोज किया था वहीं पे वो क्या करता है? ट्रैवल करता है। उसका एग्जांपल, वेरी गुड, इन केस ऑफ ऑल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं? बेसिकली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंट जो म्यूजिकल नोट है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्या होता है ट्रांसवर्स वेव? मतलब द वेव in which particles of the medium performs vibrations in a plane perpendicular to the direction of propagation of wave, उसको बोला जाता है as transverse wave। उसके बाद में longitudinal wave। क्या होता है longitudinal wave में? in a direction or in a plane parallel to the direction of propagation of wave, उसको बोला जाएगा longitudinal wave। तो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि जब भी ट्रांसवर्स वेव मीडियम में से प्रोपागेट होता है वो मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, अल्टरनेट क्रस्ट एंड, तो एक क्रस्ट एंड एक ट्रप, इनको मिला के बनता है एक वेव या फिर एक वाइब्रेशन। इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको बोला जाता है पीरियोडिक टाइम, एंड ऐसे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। उसके बाद में वेवलेंथ मतलब क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रप डिनोटेड बाय लैम्डा। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वेव की वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है, दैट इज v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा, v इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा, वेयर v का मतलब होना चाहिए वेव वेलोसिटी, n का मतलब फ्रीक्वेंसी, देन लैम्डा का मतलब, वेरी गुड, मतलब वेवलेंथ, ठीक है। तो ये v इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा हो गया। उसके बाद में एम्पलीट्यूड को भी डिफाइन किया था। क्या था एम्पलीट्यूड? मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको हमने बोला था एज एम्पलीट्यूड। एंड सारे के सारे नोमेनक्लेचर लॉन्जिट्यूडनल की केस में भी सिमिलर थे, बस हमें क्रस्ट को रिप्लेस करना है बाय कॉम्प्रेशन एंड ट्रप को रिप्लेस करना है बाय रेरफैक्शन, ठीक है। और उसके बाद में फिर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे हम, तो ट्रांसवर्स वेव के IMP स्टार मार्कर के कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन, it requires modulus of rigidity of the medium, that's why it can travel through only। उसके बाद में दो मीडियम का सेपरेटिंग सरफेस अगर है तो वहां से भी ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देयर इज नो चेंज इन द और वेरिएशन इन द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कितनी होती है? v इक्वल्स टू रूट ऑफ t अपॉन म्यू, वेयर t का मतलब था टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमने कल और फॉर्मूले डिराइव किए थे, जैसे कि t कैन बी रिटन एज, सॉरी t नहीं, v कैन बी रिटन एज रूट ऑफ t इंटू एल अपॉन m, या फिर v इक्वल्स टू रूट ऑफ t अपॉन रो इंटू a, जिसमें रो का मतलब, a का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
जो स्ट्रिंग होती है ना उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, एंड टी का मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अगेन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करके देखे थे हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव के। क्या होता है, जैसे ट्रांसवर्स वेव दो पार्ट में डिवाइड करता है, अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रब, उसी तरह से लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या करता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। फिर से कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन या फिर रेयरफैक्शन बिटवीन सेपरेशन वेवलेंथ, है ना। एक कॉम्प्रेशन प्लस एक रेयरफैक्शन मिलके बनेगा एक वेव या फिर एक वाइब्रेशन। इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट विल बिकम पीरियोडिक टाइम, एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। एंड उसके बाद फिर से स्टार मार्क करके लॉन्जिट्यूडनल वेव से रिलेटेड पॉइंट लिखे थे कि इसको प्रोपागेट होने के लिए मीडियम मस्ट पोजेसेस बल्क मॉडुलस। इसलिए बल्क मॉडुलस सॉलिड को भी होता है, लिक्विड को भी होता है, गैस को भी होता है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल थ्रू ऑल थ्री मीडियम्स। जैसे कि साउंड वेव है, ये सॉलिड में से पास होता है क्या, एस नो। श्रवणला दरवाजाच्या मध्ये उभं केलं आणि देवेशला बाहेर पाठवलं, श्रवणने इथून जोरात ओरडला तर देवेशला आवाज येईल का, डिपेंड करता है ना सॉलिड मीडियम कौन सा है क्या है, लेकिन उसमें से ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लिक्विड में से पास होता है क्या, पाण्यामध्ये बडबड केली तर ऐकायला येते का, ऐकायला येते ना, खूप जोरात जोरात ऐकायला येते, बरोबर नाही, पाण्यात बोलले नाही कधी, ऐकायला तर येतं पण खूप मोठ्या मोठ्याने ऐकायला येतं बरं नॉर्मल पेक्षा, ठीक है। उसके बाद में एयर में तर चालतच है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टार मार्क करके दूसरा पॉइंट, वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। मतलब यहाँ पे प्रेशर एंड डेंसिटी वेरी होगा। क्यों वेरी होगा, ये बघा कॉम्प्रेशन पे क्या होता है, कॉम्प्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ता है, रेयरफैक्शन मतलब वहां पे एक्सपांशन मतलब प्रेशर कम होता है, तो वहां पे प्रेशर में एंड डेंसिटी में वेरिएशन आता है। एंड उसके बाद में देखा था वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव थ्रू द मीडियम कितनी होती है, रूट ऑफ, वेयर ई का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब बल्क मॉडुलस होता है इन जनरली, लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा तो उस मीडियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा, एंड रो का मतलब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो कल के लेक्चर में इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होता है, साउंड वेव मतलब, साउंड वेव मतलब काय, साउंड वेव है ना, काय सांगणार त्याच्यात, राइट डाउन, एनी ऑब्जेक्ट set into vibration, any object set into vibration produces sound wave in the medium. Any object set into vibrations, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम वाइब्रेशन में सेट करेंगे तो वो क्या करेगा, साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे की साउंड वेव होता क्या कहाँ पे, एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल तो आपण स्वतःच बघितलं होतं, बरोबर। क्या होता है, जो माउथ होता है उसमें एयर कॉलम है, टंग क्या करती है, एयर को वाइब्रेशन सेट करती है एयर में, तो क्या होता है वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही अनदर एग्जांपल, कहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, वेरी गुड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में फॉर एग्जांपल एक आधा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार में हम क्या करते हैं, उसकी जो स्ट्रिंग होती है, क्या होती है, स्ट्रिंग कळतं का, काय म्हणतात स्ट्रिंगला, दोरी, तार, ठीक है। तो वो जो तार होती है, दोरी नसते गिटार मध्ये, ठीक है, तो वहां पे तार होती है, स्ट्रिंग होती है, उसको हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन में सेट करते हैं प्लग करके, बराबर। मतलब काय होतं तिथं अप एंड डाउन, मतलब वहां पे क्या होता है, साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। अनदर एग्जांपल, आपल्याला डोर ओपन करायचं असेल काय करतो आपण, वाजवतो ना दरवाजा, वाजवला म्हणजे काय केलं आपण त्याला, वाजवलं म्हणजे काय केलं, वाइब्रेशन में सेट कर दिया, और वो वाइब्रेशन क्या करते फिर साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, बाहेर बरोबर सिग्नल जातात, बरोबर, ठीक है। अनदर एग्जांपल, वेरी गुड, डोरबेल अनदर एग्जांपल, हॉर्न, अजून ड्रिल, वेरी गुड, अजून काय 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 ताट आणि चमचा, ओके, मागच्या वर्षी 2 वर्षापूर्वी वाजवलं होतं ते, बर, कस काय आठवलं बेटा तुला मध्येच, हा, हो ना, पण त्याला 2 वर्ष झाले ना आता,
शांतने तर एवढं वाजवलं तिकडे ऐकायला येत होतं, ठीक है. तो साउंड वेव मतलब क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्लियर है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेशन में सेट करेंगे तो वो क्या करता है, साउंड वेव प्रोड्यूस करता है. समझ में आ रहा है. तो नेक्स्ट पॉइंट, साउंड वेव प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम. साउंड वेव प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में, लॉन्जिट्यूडनल वेव. propagates through the medium in the form of longitudinal wave. साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में प्रोपागेट होती है, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, लॉन्जिट्यूडनल. इट प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव. साउंड वेव क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव. ठीक है. नेक्स्ट, Newton's formula for speed or velocity of sound through the medium. मतलब ये स्पीड जो होती है साउंड की, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था. जे काही केले ते जीवनात येऊन कोणी केले, फक्त बाकी फक्त जन्माला आले वर गेले. बरोबर. कुठलाही टॉपिक येऊ द्या, कुठलाही कन्सेप्ट येऊ द्या, इकडनं तिकडनं न्यूटन घुसलेलाच आहे तिथं. ठीक है. तो न्यूटन का जो फॉर्मूला होता है, तो न्यूटन ने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो. जब भी ये वाइब्रेशंस मीडियम में से प्रोपागेट होते, अगर वो प्रोपागेट हो रहे इन द फॉर्म ऑफ, अगर वो प्रोपागेट हो रहे इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में हमें मालूम है होता क्या है, वहां पे जो भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है उनका अल्टरनेट, पहले कॉम्प्रेशन होता है, उसके बाद में एक्सपांशन मतलब रेरफैक्शन होता है, अगेन क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, रेरफैक्शन होता है. समझ में आ रहा है ना. मतलब प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, कॉम्प्रेस होते हैं, एक्सपांड होते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं, एक्सपांड होते हैं. तो ये कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन की जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है. कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, वेरिएशंस होता है. प्रेशर में वेरिएशन होता है, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है. थर्मोडायनेमिक्स झाला का केमिस्ट्रीचा, नहीं चालू है. ठीक है. तो देखो हो जाएगा, हमें भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, 2-3 कंसेप्ट उसकी रिक्वायर्ड होगी. तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या बोला है कि जब ये साउंड मीडियम में से प्रोपागेट कर रहा है, तो मीडियम में से प्रोपागेट करते टाइम जो भी कॉम्प्रेशन हो रहे हैं या फिर रेरफैक्शन हो रहे, तो कॉम्प्रेशन पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है. प्रेशर बढ़ेगा, एयर को अपन कॉम्प्रेस करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है. समझ में आ रहा है ना. एंड अगर एक्सपांड करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है. जसं की फॉर एक्झाम्पल घरात फ्रीज असतं, रेफ्रिजरेटर, वो कैसे वर्क करता है, वहां पे एक सिंपल प्रोसेस होती है. सबसे ऊपर क्या होता है, एक कंपार्टमेंट होता है जो क्लोज्ड वन है, जिसको हम फ्रीजर बोलते, जिथं बर्फ बनतो. बरोबर. बाकी ठिकाणी शक्यतो बनत नाही, उन्हाळ्यामध्ये, हिवाळ्यात सगळीकडे बनतो. ठीक है. तो वहां पे क्या होता है, फ्रीजर में क्या होता है, काहीच नसतं, है ना. बघितलं आपण, एक ओपन स्पेस होता है. लेकिन वहां पे अगर हम एडजस्टमेंट देखेंगे रेफ्रिजरेटर की, तो एक गैस हम वहां से पास करते हैं. रेफ्रिजरेटर की अगर बैक साइड देखेंगे तो वहां पे असं जाळ असतं बघा, नळ्या नळ्यांचं. तो उस नळ्या नळ्यांचं जाळ जे असतं उसमें से क्या होता है, एक गैस पास करते हम, और उस गैस को बोला जाता है एज ए वर्किंग सब्सटेंस. क्या बोला जाता है, ते लहान असताना शाळेत शिकवलं असेल तुम्हाला, है ना. क्लोरो फ्लोरोकार्बन, लोक एसी वापरतात, रेफ्रिजरेटर वापरतात, म्हणून ओझोन लेअरला काय झाले, डिप्लेट झाले, खूप मोठे मोठे होल्स पडले, त्याच्यामुळे काय व्हायला लागलं, टेम्परेचर वाढायला लागलं, आणि मग काय झालं, ग्लोबल वॉर्मिंग आली, मग ग्रीन हाऊस इफेक्ट आला, है ना. काय असतो ग्रीन हाऊस इफेक्ट, इको फ्रेंडली राहायचं म्हणजे ग्रीन हाऊस इफेक्ट. काय असतं ग्रीन हाऊस इफेक्ट, हे झाले की नाही शाळेमध्ये, होतं की नाही. काही एन्व्हायरमेंट ग्रेड्स होते म्हणून ऑप्शनला सोडून दिला होता, शाळेने ऑप्शन सोडला होता, असं काही नव्हतं ना. क्या होता है ग्रीन हाऊस इफेक्ट, मतलब क्या होता है, नॉर्मली काय असतं, दिवसभर आपल्याकडे ऊन पडतं, बरोबर. मतलब सनलाइट आके इंसिडेंट होती है, एंड जितनी सनलाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उसमें से मोर देन 60% जो भी लाइट एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है. समझ में आ रहा है ना. जितनी सनलाइट आ रही है अर्थ के ऊपर, उसमें से मोर देन 60% रिफ्लेक्ट होके चली जाती है. तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में अगर CO2 नहीं होगा, CO2 मतलब वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा, तो उस केस में अगर ये 60% ऑफ अमाउंट ऑफ जो लाइट एनर्जी है अगर रिफ्लेक्ट होके चली गई,
तो इन द नाइट हमारा जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर है वो -50, -100, -150 डिग्री सेल्सियस इससे भी कम हो जाएगा। ये नॉर्मल केस होती है। बट जितना भी इन्वायरमेंट में CO2 होता है वो क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट होके जाने वाली सारी लाइट को एब्सॉर्ब करता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोल ना तेजस, काय म्हणतोय? बर्थडे का आज तुझा? नंतर सांग ना बेटा बर्थडे काय म्हणतोय? फोटोसिंथेसिस सांगतोय का करतोय फोटोसिंथेसिस? म्हणजे स्टडी करतोय फोटोसिंथेसिसची। काय झालं तेजस, बोल ना बेटा, काय म्हणतोय तू? नाही का? असं होतं कधी कधी। तो CO2 क्या करता है, वहां पे जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी उसको एब्सॉर्ब करता है। एंड ये एब्सॉर्ब करने की वजह से जो हमारा नाइट का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब CO2 इज मस्ट इन द एटमॉस्फेयर। बट आपण काय केलं, आपण खूप काही केलं, उसकी वजह से क्या हो गया, ये CO2 का जो परसेंटेज नेचर में प्रेजेंट था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और वो बढ़ने की वजह से क्या हो गया कल्याणी, अगर CO2 बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही थी उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा एंड वहां पे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज होने लगा। कळालं? तो ये होता है ग्रीन हाऊस इफेक्ट। म्हणून आपण CO2 इमिशनला कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो, बरोबर आहे, होत नसतो पण प्रयत्न करत असतो, ठीक है। उसी तरह से ये ओजोन की लेयर होती है, ओजोन मतलब O3, वेरी गुड। ये क्या करता है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको क्या करता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आने नहीं देता है। असं कसं पॉसिबल आहे, लाईटला हवा कसं काय अडवू शकते, फिल्टर करतो बर। ठीक है, तो इसके ऊपर थिंक करो आज, कल मुझे बोलो कि ओजोन में ऐसा क्या है। O3 म्हणजे हवाच आहे ना ती, बरोबर आहे की नाही? O3 काय आहे, एअर ही आहे ना देवेश? हा नाही, तुला असं म्हणायचंय का O3 रिफ्लेक्ट करून परत पाठवतो? रिफ्रॅक्शन तर सगळी एअर करते। रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वहां पे ओजोन नहीं होगा तो भी रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो ओजोन में क्या होता है इससे, जिससे क्या होता है कि यूवी रेडिएशन नहीं आते, यूवी को छोड़ के बाकी सब आते हैं। बाकी कौन कौन है, जो लाइट सनलाइट हमें सन से मिलती है उसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, उसके बाद में व्हिजिबल स्पेक्ट्रम होता है। व्हिजिबल स्पेक्ट्रम म्हणजे जेवढं आपल्या डोळ्यांना दिसतो, कळालं ना, म्हणजे आपल्याला जेवढं दिसतं ते सोडून अजून खूप काही जगामध्ये लाइट जो इंसिडेंट होती है ना उसमें हम 3 कंपार्टमेंट या फिर 3 पार्ट देखते हैं। एक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, इसमें बस 7 कलर्स है। कुठले कुठले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको छोड़ के यहाँ पे होते हैं यूवी एंड इसके बाद में आते हैं IR। तो यहाँ पे जो है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, फक्त एवढंच दिसतं आपल्याला, कळालं ना? इसको छोड़ के भी बाकी बहुत सारी लाइट होती है जो हमें सन से अर्थ के ऊपर मिलती है। तो ओजोन में ऐसा क्या है, ओजोन में क्या होता है जिससे क्या होगा, यूवी नहीं आएगी बाकी सब कुछ आएंगे, एंड यूवी आएगी तो क्या होगा, स्किन जळणार, स्किन नाही जळणार, स्किन मधले सेल्स आपल्या पण नाही है ना, जेवढे प्लांट्स वगैरे ते असतात, हरी लवकर पेनिट्रेट होत नाही, काऊन, जरा मोठा असतो तो, होती, मग ओझोन कसं काय अडवतो, पेनिट्रेट होणं म्हणजे आरपार जाणं, बरोबर नहीं? अगर पेनिट्रेट लवकर हो रही है तो उसका मतलब ओजोन कैसे उसको मग फिर रोक रहा है वहां पे, काय रिफ्लेक्ट, जास्त बेंडिंग करू नको, नाही असं काही नहीं। ठीक है, ठीक है, आज याच्यावर विचार करा, आंसर फाइंड करा कि O3 में क्या होता है। वहां पे केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, समझ में आ रहा है ना, जिससे यूवी का वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहां पे एब्सॉर्ब करके उसका कन्वर्जन होता है। ठीक है, फिर O3 का कन्वर्जन कैसे होता है, क्या होता है, छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, आज फाइंड करो और कल बोलो, चलेगा? तो हे कुठं आलो आपण, हा रेफ्रिजरेटर वरून आलो, बरोबर। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है ये मुझे एक्सप्लेन करना था। तो वर्किंग सब्सटेंस होता है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हे सगळं आपल्याला थर्मल सेक्शन मध्ये डिस्कस करायचं। तो वहां पे क्या होता है कि बेसिकली जो नेट बोली थी मैंने रेफ्रिजरेटर के पीछे होती है, उसके नीचे एक मोटर होती है, क्या होता है, जिसको बोला जाता है कॉम्प्रेसर मोटर। तो जो वर्किंग सब्सटेंस मतलब गैस होता है, उस गैस को मोटर क्या करती है, कॉम्प्रेस करती है। क्या करती है,
एंड ये कॉम्प्रेस होने के बाद उसको सेंड किया जाता है फ्रीजर में। फ्रीजर में ये वर्किंग सब्सटेंस आ गया, फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्सपांड होने के लिए अलाउ करते हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि अगर एक्सपांड होना है तो उसको टेम्परेचर की, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो फ्रीजर में आके एक्सपांड होने के लिए वहां पे जितनी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है एंड एक्सपांड होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्सपांड होने दिया, अगेन उसको मोटर का यूज करके खींचते हैं, फिर वो मोटर में आता है, मोटर में आने के बाद क्या करते हैं, हम उसको अगेन कॉम्प्रेस करते हैं। कॉम्प्रेस करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, जो हीट उसने एब्जॉर्ब की थी उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर से हीट लेते हैं एंड हाई टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह की प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। कॉम्प्रेशन हो रहा मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सपांशन में क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इनडायरेक्टली ऐसे हो रहा है कि एक्सपांशन होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कॉम्प्रेशन में हीट छोड़ दी जाएगी, लिबरेट होगी, कळतं ना? जैसे मोटर के नीचे कॉम्प्रेशन के बाद में क्या होता है, फ्रीजर मध्ये हात ठेवा, त्याच्यानंतर मोटरच्या खाली हात ठेवा, मोटर मध्ये नाही, ठीक है? तो यू विल फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस? कॉम्प्रेशन में हीट रिलीज होती है, एक्सपांशन में हीट एब्सॉर्ब होती है। तो न्यूटन ने क्या बोला था, संपत नाही, नाही तिथंच फिरवतो ना आपण त्याला। तू संपवायचं असेल तर काय करायचं, एक पिन घ्यायची आणि ती नेट असते का, लीक करून टाकायची, कळलं? समतो ना? फ्रीज का आपण 50 वर्ष थोडी वापरतो, खराब होतच ना 2-5 वर्षानंतर। त्याला जर आपण कुठे जाऊच दिलं नाही, संपणार कसा बेटा तो? चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये सी मतलब कॉम्प्रेशन हो रहा है, आर मतलब रेयर फ्रैक्शन से, सी मतलब कॉम्प्रेशन से, आर मतलब रेयर फ्रैक्शन से। अब पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे। तो न्यूटन ने बोला था कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू द मीडियम इज वेरी स्लो प्रोसेस। क्या होती है, वेरी स्लो प्रोसेस। एंड ये प्रोसेस स्लो होने की वजह से क्या होता है कि कॉम्प्रेशन में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई थी, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसको मीडियम को दे देते। उसके बाद में एक्सपांशन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी वो मीडियम से लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब जहां पे रिक्वायर्ड है कॉम्प्रेशन में मीडियम को, मतलब जहां पे प्रोड्यूस हो रही है कॉम्प्रेशन में वहां पे मीडियम को दे दिया, जहां पे रिक्वायर्ड है एक्सपांशन में वहां पे क्या करेंगे, मीडियम से उसको एब्सॉर्ब करेंगे। इसका मतलब खुद का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसो मतलब सेम, टेम्परेचर सेम मतलब, वेरी गुड, तो ये प्रोसेस बनती है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन ने क्या बोला था, प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। क्लियर है? एंड ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है इक्वल्स टू पी। पी इज द प्रेशर। ठीक आहे ना? हे सगळं थर्मल सेक्शन मध्ये आपल्याला प्रूव्ह करायचंय, पण एकेका पॉइंट मध्ये रिलेटेड टर्म्स असतात, त्यामुळे आपल्याला इथे इंट्रोड्यूस करावं लागतात। ठीक है? तो E इक्वल्स टू क्या होता है, P होता है। ये किसने बोला है, न्यूटन ने बोला है। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा, देखो, ठीक है? न्यूटन ने क्या बोला था, प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू द मीडियम इज स्लो प्रोसेस। एंड ये प्रोसेस स्लो होने की वजह से क्या होता है, ये आइसोथर्मल बनती है। एंड अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस E इक्वल्स टू होता है P। E इक्वल्स टू होता है P। हमने कल देखा था वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव थ्रू द मीडियम का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू E अपॉन रो। तो हम क्या लिखेंगे अब, V इक्वल्स टू रूट ऑफ P अपॉन रो, वेयर P का मतलब प्रेशर। ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वेरी गुड, मतलब 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर 0.76 मीटर ऑफ एच जी। इसका मतलब क्या होता है, 1.0123 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन रो का मतलब, तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है इन द रेंज ऑफ 1.293 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है, 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो V इक्वल्स टू आता है स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन रो। चलो करो डिवीजन पटपट, तो ये बनेगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.293 इंटू 10 टू द पावर कुछ नहीं, करो डिवाइड इसको,
0.783 10 की पावर 5 कंफर्म का 0.8 अप्रॉक्सिमेटली नाही एक्झॅक्ट करू मोबाईल पे करू काही प्रॉब्लेम नाही किती आलं मग मोबाईलवर 0.8 एक्झॅक्ट 0.8 व्हेरी गुड असे हुशार पोरं पाहिजे 8 इंटू 10 की पावर बनेगा 4 17.3 78.3 278 हाँ रूट नंतर काढाय तुम्ही रूट काढून सांगता का आंसर देवेश वेरी गुड तो कितना आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली ये आता है इन द रेंज ऑफ 279 मीटर पर सेकंड इसका अगर रूट लेंगे एग्जैक्टली कितना आता है 279 मीटर पर सेकंड देखो न्यूटन ने क्या बोला था वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या बोला था न्यूटन ने स्टेप बाय स्टेप प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू द मीडियम इज ए स्लो होने की वजह से क्या बनती है आइसोथर्मल आइसोथर्मल में क्या होगा E बनेगा इक्वल्स टू P एंड E को P पुट कर देंगे तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 279 मीटर पर सेकंड लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की तो एयर में से साउंड की वेलोसिटी या फिर स्पीड थी 332 मीटर पर सेकंड म्हणजे न्यूटनने जे सांगितलं ते मग आपण याचा एरर कॅल्क्युलेट केला तर ऑलमोस्ट 16% का एरर आ रहा था न्यूटन के कंक्लूजन हे न्यूटनच्या आयुष्यात असंच घडलंय सगळं त्यांनी एक्सप्लेन केलंय नंतर कळालं आपल्याला त्यांनी जे एक्सप्लेन केलं ते कळालं ना जसं ऑप्टिक्सची थिअरी सांगितली होती मी तुम्हाला पहिले अशा मेकॅनिक्सच्या पण बऱ्याच थेऱ्या ज्या आइंस्टाइनने प्रूव्ह केले की काही पण सांगत होतो म्हणून बरोबर बट उस कंसेप्ट को पढ़ना क्यों है पढ़ते कैसे है एंड वो कंसेप्ट है क्या इसका इंट्रोडक्शन भी न्यूटन ने किया था इसलिए हम इसको भूल नहीं सकते समझ में आ रहा है ना म्हणजे आता पण लाईटची थिअरी जी न्यूटनने एक्सप्लेन केली होती ती आपण रिजेक्ट करून आता 200-500 वर्ष झाले 200-500 नाही पण 2-250 वर्ष झाले तरी पण आज आपल्याला स्टडी करावंच लागतं का कारण लाईट स्टडी करायचं म्हणजे काय करायचं कसं करायचं कुठल्या प्रॉपर्टी स्टडी करायची हे पण न्यूटनने सांगितलं होतं तो क्लियर हो गया ये मतलब न्यूटन ने जो कंक्लूजन बोला था वो करेक्ट नहीं था और इसके लिए फिर एक्सप्लेनेशन दिया था बाय लैपलस सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट हे लिहिलंय का लैपलस करेक्शन नेक्स्ट हो गया क्या लिखे ये वन अब ये थोड़ा होशियार था लैपलस इसने क्या किया स्लाइट करेक्शन किया इसने क्या बोला कि जो न्यूटन बोला था कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इज ए स्लो प्रोसेस असं आहे का बोललो की लगेच ऐकायला येतं आपल्याला बरोबर मतलब ये क्या है फास्ट प्रोसेस है लैपलस ने क्या क्या बोला था कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इज ए फास्ट प्रोसेस राइट डाउन प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इज ए फास्ट प्रोसेस अगर ये प्रोसेस फास्ट होगी इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्रेशन में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है कॉम्प्रेशन में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मीडियम को देने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा एज वेल एज एक्सपांशन में जो भी हीट की रिक्वायरमेंट थी वो मीडियम से एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा
इसका मतलब टेम्परेचर वहां पे सेम नहीं रहेगा। कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेयरफेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वेरी गुड, मतलब कम हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे ये प्रोसेस आइसोथर्मल तो नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्रेशन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है एंड जो रेयरफेक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ये मीडियम के साथ एक्सचेंज करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब वहां पे जो हीट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट हीट की प्रोसेस कौन सी होती है? जहां पे हीट एक्सचेंज इज जीरो, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. हे ऐकलं असेल कधीतरी की नाही? ऐकले ना? कधीच नाही? जाऊ दे, आता ऐकून घ्या. ठीक आहे. राईट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू द मीडियम इज एडियाबेटिक प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? हीट एक्सचेंज इज जीरो, नॉट पॉसिबल. वेरी गुड. ठीक है, हीट एक्सचेंज इज जीरो म्हणजे जीरो नॉट पॉसिबल का जीरो दैट इज नॉट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है एक्सचेंज होना. काय म्हणतोय बेटा तेजस तू? दैट इज हीट एक्सचेंज इज जीरो, मतलब मीडियम के साथ वहां पे हीट एक्सचेंज ही नहीं होगी. एंड जैसे हमने आइसोथर्मल के लिए E इक्वल्स टू पी लिखा था, उसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस में E इक्वल्स टू होता है गामा इंटू पी. क्या होता है? गामा इंटू पी. और ये गामा का मतलब होता है, वेरी गुड, एडियाबेटिक प्रोसेस का कांस्टेंट मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट. एंड ये गामा जो है उसकी वैल्यू होती है 1.41 फॉर एयर. कितना होता है एयर के लिए? 1.41. क्या करेक्शन किया था लैपलेस ने, समझ में आ रहा है? न्यूटन ने बोला था स्लो है, इसने बोला फास्ट है. न्यूटन ने बोला आइसोथर्मल है, इसने बोला एडियाबेटिक है. इसलिए न्यूटन के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू पी था. अब यहाँ पे E इक्वल्स टू गामा इंटू पी होगा. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा V इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा इंटू पी अपॉन रो. तो ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम अकॉर्डिंग टू लैपलेस करेक्शन. गामा पी बाय रो. अब यहाँ पे पी बाय रो की तो पहले की वैल्यू होगी, वो चेंज नहीं हो रही है. बस हमें क्या करना है, उसको 1.41 से मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो 332.35 ऐसे कुछ तो मिल रही है, जो एग्जैक्टली सिमिलर थी जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की थी उसके. इसका मतलब न्यूटन ने जो बात बोली थी उसको हमने छोड़ दिया और फिर लैपलेस को हमने फॉलो किया. ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव थ्रू द मीडियम. थ्री 32 मीटर पर सेकंड हो गया. नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड by the sound to travel a distance of 160 meter in air. 160 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? कैसे निकालेंगे? वेव की वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा. यहाँ पे n एंड लैम्बडा के टर्म में डेटा गिवन नहीं है, इसलिए हम वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं. हमें निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. अब डिस्टेंस कितना दिया है? 160 एंड वेलोसिटी कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड. तो हाँ, करो डिवाइड, इनको कितना आता है फिर? 160 0.48 सेकंड. इसकी वजह से क्या होतं, देखो पावसाळ्यामध्ये जी लाइटनिंग असते
20 पडते, त्यामध्ये काय होतं, पहिले ऐकायला येतं का पहिले दिसते? पहिले दिसते, बरोबर. मग आपल्याला कळतं आता ऐकायला येणार आहे म्हणून, बरोबर. आणि मग त्यानंतर किती वेळाने ऐकायला येतं? डिपेंड करतं, प्रत्येक वेळी काय 5-6 सेकंद थोडी असतात, ठीक आहे ना. डिपेंड करतं किती दूर पडलेली, बरोबर. घराच्या बाजूलाच पडली तर लगेच ऐकायला येईल, बरोबर. 2-4 किलोमीटर हवे असेल तर 2-4 किलोमीटर मिनिट लगती है ना. वहां पे टाइम क्या होगा, वेरी होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस. नेक्स्ट, अब देखो यहां पे v इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला मिला है हमें, रूट ऑफ गामा इंटू पी अपॉन रो. ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है किस लिए, फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम. तो कंडीशन क्या होती, देखो, अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. क्या होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है सबको. तो यहां पे अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम, इसको डेंसिटी लिखेंगे, रो मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या बनेगा, m बाय रो. इसको अगर यहां पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, p इंटू एम अपॉन रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. अगर 1 लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ RT. इसका मतलब हम P बाय रो को रिप्लेस कर सकते हैं बाय RT बाय M. कळलं का बघा ऍडजस्टमेंट काय केली आपण. ये PV इक्वल्स टू NRT है, जिसमें P का मतलब, V का मतलब वॉल्यूम, या नंबर ऑफ मोल्स थे 1 कंसिडर किया, उसका कुछ काम नहीं यहाँ पे. R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. एंड T का मतलब टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर, मतलब केल्विन में लेंगे टेम्परेचर, ऐसे, ठीक है. तो इसमें क्या किया हमने, बस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी रिप्लेसमेंट कर दी. तो क्या मिला, P बाय रो इक्वल्स टू RT बाय M. तो सेम फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा इंटू P बाय रो मतलब RT बाय M. ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. अब इसके रिलेटेड हमें आगे का डिस्कशन करना है, तो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग. हाँ बरं, हे लिहून घ्या पहिले. हो गया लिख के. नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड. डिपेंडेंसी ऑफ साउंड काय लिहिलं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है. तो फर्स्ट वन, नंबर 1, विथ प्रेशर. प्रेशर के साथ क्या डिपेंडेंसी है ये हमें देखना है, ठीक है. क्या होगा प्रेशर के साथ डिपेंड, असं वाटतं आपल्याला की V जो है इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा इंटू P बाय रो. इसके अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ P होगा, मतलब प्रेशर के साथ वेलोसिटी वेरी होगी असं वाटतं आपल्याला. बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये प्रेशर में जब भी चेंज आएगा, इसको चेंज मतलब इसमें चेंज आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टेम्परेचर होगा. क्योंकि P बाय रो इक्वल टू RT बाय M है, मतलब P डिपेंड करता है T के ऊपर. तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, इफ T इज कांस्टेंट, तो उस केस में ये जो V होगा ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब V इज इंडिपेंडेंट ऑफ P होगा. कळालं ना, याला स्टार मार्क करून लिहा. एज V इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा इंटू P बाय रो, as V equals to root of gamma into P by rho, but
P by rho equals to RT by M. P by rho is equals to RT by M. Therefore V becomes किती रूट ऑफ गॅमा RT by M. हे लिहायचं नाही तुम्हाला, रूट ऑफ गॅमा RT by M. इट मीन्स, आता हे लिहा, इट मीन्स at constant temperature, it means at constant temperature velocity of sound, at constant temperature velocity of sound is independent of pressure. कन्फ्यूज नाही होणार ना, परत राहील लक्षामध्ये, कारण फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला सरळ दिसतंय की V इक्वल्स टू रूट ऑफ गॅमा P बाय रो है, तो हमें लगता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ P है, बट फैक्ट ये है कि P तब तक चेंज नहीं होगा जब तक T चेंज नहीं होगा, इसलिए T कांस्टेंट है तो V P पे डिपेंड ही नहीं करेगा. ठीक है, नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर और वेरिएशन विथ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पे डिपेंड है क्या, उसके लिए फॉर्मूला V इक्वल्स टू रूट ऑफ गैमा RT अपॉन कैपिटल M. इसके अकॉर्डिंग V क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T. क्या है V इक्वल्स टू, और V प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T. अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होगा, V2 बाई V1 इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ T2 बाई T1. V2 बाई V1 इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ T2 बाई T1. Example, calculate the temperature at which speed of sound becomes double. Speed of sound becomes double. Its value at 0 degree Celsius. Its value at 0 degree Celsius. And 0 degree Celsius पे कितनी है स्पीड, 330 मीटर पर सेकंड. ठीक है, क्वेश्चन कड़ा लगा, T2 कैलकुलेट करना है, जहां पे V2 कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ V1 बनेगा, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डबल होने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, फिर से V2 बाय V1, व्हेरी गुड, इक्वल्स टू रूट ऑफ T2 बाय T1. आता आपल्याला V2 कॅल्क्युलेट करायची, V1 कितना आहे, 330 आहे, इक्वल्स टू रूट ऑफ T2 बाय T1 होता है, सॉरी V2 दिलाय आपल्याला, डबल म्हटलंय ना, तो डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ V1 अपॉन V1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, रूट ऑफ T2 अपॉन T1. अब यहाँ पे V1 कट होगा तो ये बचेगा 2, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 4 इक्वल्स टू T2 बाय T1. T1 अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो T2 बनेगा T1 इंटू 4, बट T1 कितना है 0, तो T2 कितना बनेगा फिर 4 इंटू 0 0. हे असंच होतं, म्हणून लक्षात ठेवायचं, ऑलवेज टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे, इसलिए ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है. कळाल ना, 0 घेतलं तर मग रात्रंदिवस सोडवलं तरी आंसर येणार नाही. फिर क्या करेंगे हम इसको 273 लेंगे, तो ये बनेगा 273 इंटू 4. हे माहित असेल ना, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, करो मल्टीप्लीकेशन, कितना आता है 1092 काय केल्विन. बट ऑप्शन अगर डिग्री सेल्सियस में दिए तो तरी पण असंच सोडवायचं, कळालं ना. फक्त फाइनली काय करणार आपण, 1092 माइनस 273 तो आएंगे डिग्री सेल्सियस, कितना आता है, करा सब्ट्रैक्शन करायची, 1092 माइनस 273 डायरेक्ट 819 डिग्री सेल्सियस. शांतनु सकाळी सकाळी, तो इतने टेम्परेचर पे स्पीड डबल हो जाएगी. स्पीड डबल हो जाएगी मतलब कळते काय होईल, डबल ऐकायला येईल का, मग लवकर ऐकायला येईल, काय होईल, लवकर ऐकाय. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. इफ टेम्परेचर becomes
6 times, temperature becomes 6 times, then velocity of sound will be, अगर टेम्परेचर 6 टाइम्स हो गया तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, ये कैलकुलेट करना है। किसके 6 टाइम्स? इनिशियल टेम्परेचर की। इनिशियल कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 इंटू 6 मतलब हमें 273 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो करो फाइंड। अभी 273 नहीं लेंगे, रेशियो है तो क्या होगा, डायरेक्ट रूट ऑफ 6 आएगा। रूट 6 मतलब असं येईल ना आंसर, V2 बाय V1 इक्वल्स टू रूट ऑफ T2 बाय T1। तो V2 बाय V1 इक्वल्स टू रूट ऑफ T2 मतलब कितना है, 6 टाइम्स ऑफ T1 अपॉन T1 है, तो T1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ रूट ऑफ 6। अब रूट 6 कितना है, 2 रूट 2 तो 8 है। रूट 6 देखो, रूट कैसे फाइंड करते हैं, 6 माहिती का आपल्याला, नाही माहिती, मग याला 60 घ्या किंवा 600 घ्या। अगर मैंने 6 को 600 लिखा मतलब 10 की पावर कितनी बनेगी, -2। अब हमें 600 का भी रूट नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि 600 से कम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 576 है, किसका है। उसके बाद में 625 है, किसका है। इसका मतलब 600 का रूट 24 एंड 25 के इन बिटवीन होगा, उसके बिटवीन जो नंबर पसंद है वो ले लो, 24.5। ये हो गया इसका रूट, इनटू 10 की पावर -2 थी, बाहर आने के बाद -1, तो कितना बनेगा ये 2.45। तो ये होता है रूट ऑफ 6, यानी कि V2 इक्वल्स टू बनेगा 2.45, जिसको हम 2.5 ले लेते हैं, इनटू V1 कितनी दी है 332 होती है, बट जब तक गिवन नहीं हम उसको कैलकुलेशन में सिंपल रखने के लिए 330 लेंगे। ठीक है, चलो करो मल्टीप्लाई। 823, हाँ 825 मीटर पर सेकेंड। 8250 नहीं येणार, 825 ते थोडस परत करा मल्टिप्लिकेशन। 330 आहे, 350 आहे, त्याची 2.5 पट घ्यायची आपल्याला, डबल 700, 2.5 पट डायरेक्ट 8000 मध्ये कसं काय जाईल, असं ना करून पॉइंटला। चलो नेक्स्ट, समझ में आ गई फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो हमने अभी क्या लिखा था, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट ऑफ T होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V2 बाई V1 इक्वल्स टू रूट ऑफ T2 बाय T1। तो अगर हम यहाँ पे T1 को लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे जो V1 होगा हम उसको बोलेंगे V एट 0। T1 कितना है इनिशियल टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, तो V1 को क्या बोलेंगे हम, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो V2 अपॉन V0, या फिर V2 को डायरेक्ट V बोल दो, तो क्या बनेगा इक्वेशन, V अपॉन V0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में T2 मतलब कौन, एक कोई भी टेम्परेचर है जिसको हम स्मॉल t बोल रहे, कितना है T2 मतलब स्मॉल t प्लस 273, असं का, किती लोकांना कळालंय असं का। हे बघा, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से मतलब 273 है, बाद में टेम्परेचर बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 273 प्लस 10 करना पड़ेगा। अगर बोला कि 50 डिग्री सेल्सियस है तो क्या करना पड़ेगा, 273 प्लस 50 करना पड़ेगा, कड़ा लगा। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे T2 को क्या लिया है, स्मॉल t प्लस 273। क्लियर है था प्रतीक, वेरी गुड। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए V बाय V0 इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 1 प्लस t अपॉन 273 रेस टू 1/2। आता हे कसं आलं, खूप अवघड स्टेप आहे बघा, विचार करा याच्यावर थोडा वेळ। डायरेक्ट सेपरेशन केलं आपण, बघत ह्याच असतं ना, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू क्या होता है, a बाई सी प्लस बी बाई सी। यहाँ पे क्या था, t प्लस
273 अपॉन 273, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, t अपॉन 273 प्लस 273 अपॉन 273, तो ये कट कट होके कट कट का 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 प्लस टी बाय 273, पावर कितनी है 1/2, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी मैथमेटिकल प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, जिसमें क्या होता है कि हमें ये v अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू जो ब्रैकेट है 1 प्लस टी अपॉन 273, इसकी जो पावर होती है तो 1 प्लस के टर्म में डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब 1 के बाद में आने वाला नंबर एक्सट्रीमली स्मॉल है तब। आते यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना होगा 5 डिग्री 10 डिग्री कर लेंगे, तो 10 अपॉन 273 एक्सट्रीमली स्मॉल आएगा एज कंपेयर टू 1। तो अगर ऐसा छोटा है तो क्या करना है, हमें डायरेक्टली जो भी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा, ही एवढी एक स्टेप समझून घ्या, मैथमेटिकल है, इसको बीए बोला जाता है, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। क्या करना है बस, ये ग्रेविटेशन में भी यूज किया था हमने, याद होगा तो। वेरी गुड, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड में gh इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर था, फिर हम उसको न्यूमरेटर में लेके आ गए थे, फिर पावर कितनी बनी थी +2 की -2 बनी थी, फिर हमने क्या किया था gh इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 प्लस h बाय r रेज टू -2 को g इंटू 1 माइनस 2h बाय r लिख दिया था, हटो देगा, वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया हमने। तो क्या हो गया सिंप्लीफिकेशन, फिर v अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस टी बाय 546, डायरेक्ट मल्टीप्लाई केला आपण 273 इंटू 2, क्लियर यहाँ तक। अभी हम क्या करेंगे, वी नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा, वी नॉट प्लस टी अपॉन 546 इंटू वी नॉट, बट वी नॉट की वैल्यू कितनी है, नाउ करो डिवाइड 332 अपॉन 546, 0.60 है, 0.61 आता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू बनता है v नॉट प्लस 0.61 इंटू टी, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, टू फाइंड वेलोसिटी और स्पीड एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। पहिले लिहून घ्या, नंतर क्वेश्चन करू आपण, काय प्रतीक, ओके। हे कळतंय ना, ऍडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन, चलो हो गया। ज्यांचं झालं त्यांच्यासाठी कॅल्क्युलेट वेलॉसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी, इफ इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है 332 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो टी है वो केल्विन में लेंगे या डिग्री सेल्सियस में, इधर का टी डिग्री सेल्सियस में, कारण ऑलरेडी आपण इकडे सिंप्लिफाय करताना त्याला टी प्लस 273 घेतलं होतं, कळालं ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू वो पुट करनी है 344, क्या होगा v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस
0.61 टाइम्स ऑफ टी, वी नॉट कितना है 332, 0.61 इंटू टी, टी कितना है 20, 20 इंटू 0.61, 12.2, करो एडिशन, 344.2 मीटर पर सेकंड, ये हो गई स्पीड। नेक्स्ट सेम स्पीड कैलकुलेट करो एट 40 डिग्री सेल्सियस। मग प्रथमेश आटापले जत्रा वगैरे कुठं तेवढे दिवस जत्रा गेला होता ना। 356.4 क्या होगा v इक्वल्स टू परत 332 प्लस 40 इंटू 0.61 करना है, कितना होगा 24.4, तो एडिशन कितनी आएगी फिर 356.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ डेंसिटी, विथ डेंसिटी, विथ डेंसिटी। अब डेंसिटी के साथ में वेरिएशन क्या होगा डायरेक्टली देखो, v इक्वल्स टू क्या होता है रूट ऑफ गामा इंटू पी अपॉन रो, एक्चुअल हा फॉर्मूला है अपना। तो यहाँ पे v क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रो या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू रूट ऑफ, वेरी गुड, रो 1 अपॉन रो 2। इसका मतलब अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्पीड और वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली हम जो डिस्कस करते हैं उसमें दो टाइप की एयर होती है, एक ड्राई एयर एंड दूसरा ह्यूमिड एयर। कुठली एयर म्हटला, मॉइस्चर या फिर ह्यूमिड एयर बोलते हैं उसको, ठीक है। ड्राई एयर या फिर ह्यूमिड एयर, मॉइस्चर होता है उसमें। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिड एयर की, है ना, मॉइस्चर वाली की, असं वाटतं आपल्याला, बट इथून पुढे लक्षात ठेवा ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। जो ह्यूमिड एयर होती है, मॉइस्चर होता है, उसकी डेंसिटी होती है अराउंड 0.81 kg पर मीटर का क्यूब, एंड जो ड्राई एयर होती है उसकी वेलोसिटी होती है 1.293 kg पर मीटर का क्यूब। कळालं ना, हे वाटतं आपल्याला बट तसं नसतं। का बरं डिफरन्स येतो हा, ह्यूमिड एयर मतलब वहां पे वाटर वेपर्स होंगे, कोणाच जास्त असतं ह्युमिड का ड्राय, ह्युमिडचं जास्त असतं आपल्याकडे टेम्परेचर 45 डिग्री झालं म्हणजे एयर ह्युमिड बनते का, आपल्याकडे ड्रायच आहे, सगळं ड्राय, बरोबर है कि नहीं। तो क्या होता है, ये मॉइस्चर जो है, मॉइस्ट एयर जो है उसमें होते वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर की जो डेंसिटी है वो एयर के पार्टिकल के डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए ड्राई एयर की जो डेंसिटी वो ज्यादा है। तो इसलिए साउंड की वेलोसिटी ड्राई एयर में ज्यादा होगी या ह्यूमिड एयर में, नहीं ना, असं ना करो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाळांनो, उल्टा है कि नहीं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ड्राई एयर की, तो स्पीड किस में ज्यादा होगी, कळलं ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर या फिर मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई एयर। लक्षामध्ये हे लिहून ठेवा म्हणजे कन्फ्युज नाही करणार। हे लिहायचे अथर्व। नेक्स्ट विंटर मध्ये काय होतं, ड्राय एअरची मॉइस्ट एअर होते का, हो ना, बरोबर आहे ना, पण त्याचा आन्सर द्यायसाठी आपल्याला पहिले ड्राय का मॉइस्चर याची कशाच रिलेटेड विचार ते करावं लागेल ना, का टेम्परेचर रिलेटेड म्हणतोय तू, टेम्परेचर कमी झालं मग स्पीड वाढायला पाहिजे कमी व्हायला पाहिजे, है ना, टेम्परेचर कमी झालं म्हणजे स्पीड काय होईल, वाढून जाईल, है ना, म्हणजे आतापर्यंत डिस्कस केलं ते सगळं गेलं।
कळलं स्वप्नील? नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. Independent of speed or velocity of sound wave is independent of change in amplitude और frequency. जाते जाते एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी अगर वेरी हो गई तो उससे v चेंज नहीं होगा, क्योंकि v के फॉर्मूले में कहीं पे भी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी हमने नहीं लिया है. ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन विथ विंड, विंड के साथ में चेंज होती है क्या स्पीड? विंड या फिर वाइंड, इसके साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होईल का? जिकडं हवा जाते तिकडं बोलल्यानंतर दूरपर्यंत व्यवस्थित ऐकायला जातं का कमी जातं ऐकायला? जास्त जातं ऐकायला. बरोबर आहे की नाही? आणि जर हवा असेल त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन आपल्याला काही सांगायचं ओरडू ओरडू परेशान होतो आपण. बरोबर आहे? आवाज जातो का? नाही जात. का बरं असं? नॉर्मली क्या होता है, हाँ हे असं असतं. जैसे कि ये क्या है, v, v का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड ये क्या है, w, w मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा, और ये एंगल है थीटा. तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनती है साउंड की वो होती है v प्लस w इंटू कॉस ऑफ थीटा. v डैश इक्वल्स टू कितनी होती है? v प्लस w इंटू कॉस ऑफ थीटा, where theta is the angle between डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. समझ में आ रहा है? अगर दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या होगा? थीटा विल बिकम 0, थीटा 0 तो cos 0 1, cos 0 1 मतलब v w डायरेक्ट ऐड होंगे. जैसे कि v है 330 एंड विंड ब्लो हो रही है बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा? रिजल्टेंट स्पीड विल बनेगी 432. असं नाही, 100 किलोमीटर पर आवर म्हटलोय मी, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, फिर वो क्या होगा? साउंड में ऐड होगा. ठीक है. एंड अगर विंड ब्लो हो रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ साउंड के, तो थीटा विल बिकम 90, cos 90 विल बी 0, तो वहां पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर थीटा 90 से बढ़ गया, जैसे 180 हो गया, म्हणजे आपल्याला साउंड इकडे पाठवायचा आहे आणि एअर इकडे ब्लो होती है, मतलब थीटा बनेगा 180. थीटा 180 हो गया तो cos 180, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी. इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में सबसे कम होती है वेलोसिटी. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट साउंड वेव. साउंड वेव बस इतना ही है. इको कसा प्रोड्यूस होतो? इको येणार आहे पुढं. इको म्हणजे काय असतं? रिपिटेशन ऑफ साउंड असतं. त्यासाठी ना आपले आईज अँड इयर्स यांच्यामध्ये परसिस्टन्स असतो. म्हणजे काय? त्यांची एक टेंडन्सी होती. कोणती टेंडन्सी? दिवाळीमध्ये सुरसुरी असतात बरोबर, फुलझडी, त्याला आपण काय करतो? सर्क्युलर फिरवतो. फिरवल्यानंतर काय होतं? आपले सर्कल दिसतात का? पण याचा अर्थ असा आहे की पूर्ण सर्क्युलर होती ती होती तर एकच पॉइंटेडच होती ना, बरोबर आहे की नाही? समोरून बघितल्यानंतर पण दिसताना आपल्याला पूर्ण सर्कल दिसतं. असं का? काय होतं? मॅग्नेशियम मुळे. अरे काय होतं मॅग्नेशियम मुळे? कुठून आलं मॅग्नेशियम? हो ना, पण त्याच्यामध्ये ना आपल्या डोळ्यामध्ये असा का फरक पडला मॅग्नेशियम? त्यालाच आपण आय परसिस्टन्स म्हणतो. ठीक आहे. म्हणजे आपण जे काही बघतो, बघितल्यानंतर फॉर 1/10 ऑफ सेकंड, 1/10 म्हणजे 1/10, व्हेरी गुड, इतने टाइम इंटरवल के लिए वो इमेज डोळ्यातच असते. कळालं ना? म्हणजे जर आपण 1/10 सेकंद यापेक्षा कमी टाइम इंटरवल मध्ये ब्रेनला जर मोर दॅन 1 इमेज सेंड केल्या, ब्रेनला नाही डोळ्यांना 2 इमेज जर सेंड केल्या, तो त्यात डिफरन्शिएट नाही करू शकत. कळालं ना? त्यामुळे आपण जर हळूहळू फिरवत राहिलो, सर्कल दिसेल का?
जोरात फिरवलं तर काय होतं, हे येड्या डोळ्यांना कळतच नाही की या वेगळ्या इमेज होत्या म्हणून, ते कंप्लीट सर्कलच आपल्याला शो कर, कळालं ना. उसी तरह से फिर इकोपी इफेक्ट पे क्या होता है, आई परसिस्टन्स होता है ना, की आपण बोललो कानात जातो, बरोबर आहे की नाही, तो पण 110 साठी, मग परत साऊंड येऊन रिफ्लेक्ट होतो. ठीक आहे, तो जर विदिन दॅट टाइम इंटरवल जर परत इन्सिडेंट झाला तर त्या केसमध्ये काय होतं, आपल्याला डबल ऐकायला येतो, कळालं, दॅट इज इको. हे सगळे येणार आहे पुढे. बट साऊंड वेव क्लिअर झालं, कन्फर्म. क्या क्या था साउंड वेव में आज? सगळ्यात पहिले साउंड वेव क्या होता है, साउंड वेव मतलब एनी ऑब्जेक्ट सेट इनटू वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड वेव. जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल बघितले. ठीक है, साउंड वेव की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कौन आया, न्यूटन. क्या बोला न्यूटन ने, वेरी गुड, स्लो प्रोसेस है इसलिए आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल इसलिए E इक्वल्स टू पी ए, इसलिए V बनेगा रूट ऑफ P बाय रो, वो आएगी 279.9 मीटर पर सेकंड. लेकिन प्रैक्टिकल कितनी थी, 332 मीटर पर सेकंड, तो वहां पे कितने परसेंट एरर आ रहा है. एंड इसको ओवरकम करने के लिए किसने करेक्शन बोला, लैपलेस ने. क्या था लैपलेस का करेक्शन, फास्ट. फास्ट है तो एडियाबेटिक, एडियाबेटिक है तो E बनेगा गामा इंटू पी. गामा कितना होता है एयर के लिए, 1.41. पुट करेंगे तो V आ गया 332.35, मतलब एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वही आ गई. फिर उसके बाद में हमने डिपेंडेंसी, पहले डिपेंडेंस आती है प्रेशर की, प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट है कब, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर के साथ V प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T है ना, मतलब V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू रूट ऑफ T2 बाय T1. एंड उसको सिंप्लीफाई करके V एट एनी टेम्परेचर अगर बोला है तो V इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 टाइम्स ऑफ T. V इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 टाइम्स ऑफ T. उसके बाद में डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो क्या होता है, ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर से ज्यादा का कमी, इसलिए वेलोसिटी इन ड्राई एयर कम. देन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एंड विंड के साथ ऐसी डिपेंडेंसी होगी, V प्लस W कॉस ऑफ थीटा. क्लियर है. तो कल के लेक्चर में जो है आने से पहले आपको एक होमवर्क है, आज वर्कशीट नहीं है, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 से पहले जितने सॉल्व एग्जांपल्स है, कितने देखो, आई थिंक 9 to 10 होंगे बस, जिसमें से भी 4-5 एग्जांपल हमने क्लास में ले लिए. ठीक है, तो जो सॉल्व एग्जांपल्स है टिल कंसेप्ट एप्लीकेशन 1, हाउ मेनी, कितने, 10. फक्त 10 सॉल्ड एक्झाम्पल्स करायचे, त्यामधले 4-5 आपण क्लासमध्ये ऑलरेडी घेतलेले. ठीक है, तो सॉल्ड एग्जाम्पल एंड उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 है, उसमें कितने हैं, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 में. बाळांनो तुम्ही ऑसिलेशनच बघताय परत, नाही नाही हे एडे बाळा इकडचे. कितने हैं,